अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वो माज़रत मेमोरी का थोड़ा इशू बन गया था, तो मेमोरी फुल हो गई थी मोबाइल की, तो इस वजह से वो लेक्चर रुक गया था। अच्छा मैं अब ना इसको, अब लोग पिछला लेक्चर लाज़मी देखिएगा। तो अब मैं इसको ना उधर से कंटिन्यू करता, लेकिन ये मैं ना नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा, मतलब यूँ कह लें कि एज़ अ पार्ट 2। तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। अच्छा वहाँ पिछले लेक्चर में ये बात हो रही थी कि हम लोग एंड पे और जीसीडी के बारे में बात कर रहे थे। तो लास्ट बात मैं ये कह रहा था कि जो कॉमन चीज़ होती है ना, चलिए मैं यहाँ से थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने डिवाइड ही किया था। थ्री डिवाइड्स बाई पी और थ्री डिवाइड्स बाई क्यू, ये बता दिया था। अब मैं एंड के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। तो अब एंड देखें, एंड किस वजह से आएगा। अब यहाँ पे मैं और यूज़ नहीं कर रहा, एंड का वर्ड स्पेसिफिकली क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आगे इनकी जीसीडी निकालना है, इनके जीसीडी भी बात करनी है। देखें जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। अगर आप लोग इस पे कॉमन वर्ड पे गौर करें ना, तो आप लोगों को समझ आएगी वो कॉमन क्या होता है, कि जो दोनों के साथ हो, दोनों में हो, ठीक है। अब दोनों में तो हम एंड के साथ ही कर सकते हैं, और के साथ तो नहीं कर सकते। हाँ, आप लोग यूँ कह सकते हैं कि जो वो एक्सक्लूसिव आर का कंसेप्ट यूज़ कर लें, जिसमें वो दोनों होते हैं। देखें एक्सक्लूसिव आर के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, या एक, या दूसरी, या दोनों, एक्सक्लूसिव आर के अंदर, ठीक है। तो लेकिन एंड के अंदर ये स्पेसिफिक होती है कि उन दोनों में से कोई एक की बात नहीं होती, दोनों की बैक वक्त एक जैसी बात होती है। तो हम लोग ये चूँकि प्रूव करके आ चुके हैं, एंड का वर्ड यूज़ किया है और ग्रेटेस्ट की बात। अच्छा अब एंड की वजह से जीसीडी का कंसेप्ट, तो चलिए अब आप लोगों को एंड का हो जाएगा। अब आप लोग ये भी पूछ सकते हैं कि हम इनका जीसीडी 3 ही क्यों कहा। वन, पहले तो हम लोग चूँकि सपोज़ कर रहे थे कि जीसीडी 1 है, जीसीडी यहाँ 3 इस वजह से है। देखें पहले जीसीडी 1 था, तो जीसीडी 1 था। अब जीसीडी की डेफिनेशन के मुताबिक हमें उससे एक बड़ा नंबर मिल गया है। अब बड़ा नंबर मिल गया है, वैसे तो जीसीडी की डेफिनेशन के मुताबिक अगर एक बड़ा नंबर मिलता है तो जीसीडी उस नंबर को डिवाइड करेगा। ये जीसीडी के थर्ड पॉइंट होता है उसकी डेफिनेशन के लिहाज से। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखें, हमें 3 के अलावा कोई और नंबर भी तो नहीं ना मिल रहा, और 3 1 से बड़ा भी है। तो यहाँ पे इस वजह से आई थिंक कि हम लोग ये लॉजिक लगाएंगे कि 3 से बड़ा जो कोई नंबर नहीं है और ये कॉमन डिवाइज़र भी है, तो उस डेफिनेशन के मुताबिक हम लोग इसको यहाँ पे जीसीडी कह सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पे इन दोनों का जीसीडी आया 3, लेकिन हम लोगों ने लेट क्या किया हुआ था, जीसीडी 1 लेट किया हुआ था। यहाँ पे फिर जीसीडी वाले फैक्ट पे कंट्रोडिक्शन आ जाएगी, जिस वजह से हम लोग कहेंगे कि हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, और जो है वो रूट टू जो है वो हमारे पास इरेशनल है। अच्छा मैंने अब रूट टू जान के बोला है, ताकि आप लोगों को यहाँ पर एक डिफरेंस मैं बता सकूँ। रूट टू और स्क्वायर रूट टू में, या सॉरी 12 की बात है, रूट में और स्क्वायर में फ़र्क होता है। देखें मैं आप लोगों को मिसाल देता हूँ, आप लोग जो रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ते हैं, ठीक है। अब रूट्स ऑफ यूनिटी मैं चले वन वन इस वजह से ले रहा हूँ, ज़रा वो सिंप्लीफाई रहेगा, आप लोग को कॉन्सेप्ट समझना आसान रहेगा। अब ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, अब ये क्या कह रही है कि और क्वाड्रेटिक रूट्स ऑफ यूनिटी। अब इसके दो रूट्स आते हैं, +1 और -1, जिसकी वजह से क्वाड्रेटिक है। ये है हमारे पास, यूँ कह लें कि क्यूबिक हो जाएगी, क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी। तो अब 1 के क्यूब 3 रूट्स आएंगे, क्योंकि इस इक्वेशन के 3 रूट्स होंगे ना। क्या बनेगा हमारे पास, यानी कि इसके आप क्यूब को ओपन करेंगे तो वहाँ से 3 रूट्स आते हैं, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और 1, ठीक है। तो आप लोग ये देख भी सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू होती है आई थिंक -1 प्लस -3 या 3√3 आयोटा बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर में यहाँ माइनस आ जाता है, और 1 ऐसे ऐसे ही रहता है। मतलब इस तरह की कुछ इनकी वैल्यूज़ होती हैं क्यूब में। अब मकसद मेरा समझाने का ये है कि अब इसमें क्वाड्रेटिक रूट्स होते हैं, 2 रूट की बात होती है। हम इसमें फिर स्क्वायर रूट की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग देखें इसको दूसरी साइड पर ले जाएँ तो x इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। मैं पॉइंटर से लिख लेता हूँ, शायद ये क्लियर नज़र ना आए। एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 आएगा इस चीज़ से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स इज़ इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 आएगा बेसिकली, ठीक है। तो इसको 1 कह देते हैं, +-1, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो 1 ही होगा। अब देखें एक्स की वैल्यू 1 आई। अब स्क्वायर रूट इस वजह से आया क्योंकि यहाँ पर अब देखें ना, अब मैं चलें इसको एक और शक्ल में लिखता हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 था, तो हम लोगों ने इस 2 को कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ पावर 1/2 लेनी पड़ेगी, ठीक है। यानी इधर भी पावर 1/2 आ जाएगी, इधर भी पावर 1/2 आ जाएगी,
ठीक है। अब ये 2 से कैंसिल, यहाँ x इज इक्वल टू 1^1/2 और यहाँ प्लस माइनस लगता है क्योंकि स्केयर वाली टर्म थी ना, तो इसलिए प्लस भी माइनस भी दोनों प्लस वन ही होते हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने प्लस माइनस वन लगाया था। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये वाली जो चीज़ होती है ना पावर 1/2, ये इस साइन को डिनोट करती है। ठीक हो गया, ये मतलब इस चीज़ को डिनोट करती है। अब हम लोग अगर इस इक्वेशन को देखें, x³ इज़ इक्वल टू 1, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, x³ इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करने के लिए हमें x की पावर 1/3 लेनी पड़ेगी, यानी कि ये चीज़। ठीक हो गया। तो इधर फिर हमारे पास क्या आएगा, अभी देखें प्लस माइनस सिर्फ स्क्वायर रूट में आता है, क्योंकि हमारे पास, मैं आपको इसकी भी डिटेल पहले बता देता हूँ कि प्लस माइनस यहाँ आता क्यों है। अब प्लस माइनस देखें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन सेटिस्फाई कब होगी, जब एक्स की ऐसी वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई होगी जहाँ जिसका स्क्वायर करें आंसर 1 आए। तो वो ऐसी वैल्यूज़ होंगी, प्लस वाली भी हो सकती है, माइनस वाली भी हो सकती हैं, क्योंकि स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देता है। तो इस वजह से यहाँ मिसाल है, हम लोग कह लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब इसके रूट क्या आते हैं हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 की बात करते हैं। तो जो प्लस माइनस लगना है वो सिर्फ स्क्वायर रूट में लगना है, दूसरे रूट्स में, क्यूब रूट्स में जो 4 में हो जाते हैं, 5 में आ जाते हैं, उन पे प्लस माइनस आप नहीं लगा सकते, क्योंकि उनमें और वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। स्क्वायर रूट में प्लस माइनस वाली वैल्यूज़ आती हैं स्क्वायर की वजह से, क्योंकि इधर प्लस का स्क्वायर, +2 का स्क्वायर भी 4 होगा और प्लस -2 का स्क्वायर भी 4 होगा। तो इसलिए ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, जिसकी वजह से हम लोग फिर इसमें प्लस माइनस का साइन लगाते हैं रूट वाली चीज़ में। ठीक है। तो इस वजह से अब यहाँ 3 है, तो यहाँ हम लोग रूट की नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर इसको कैंसिल कर देंगे, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ये 1 3 दफ़ा होगा। ठीक है। तो अब ये जो चीज़ होगी, ये पावर 1/3 होती है, ये इस चीज़ को डिनोट करती है इस तरह। अब इसमें भी लिखने में गलती होती है, अब बात से बात निकलती जा रही है, ताकि मैं आप लोगों को चीज़ें रिवाइज करवा दूँ। जो मैथ पढ़ते हैं उनको तो चलिए बारीकियों का पता होगा, लेकिन जो फिज़िक्स के स्टूडेंट्स होते हैं, जो काफ़ी सारी वो इन चीज़ों में गलतियाँ करते होते हैं, कि अगर कोई मैथ का बंदा उनका पेपर चेक करेगा तो वो काफ़ी गलतियाँ निकाल सकता है। चलिए ये थोड़ी सी बेसिक सी है, तो हम लोग ये देख लेते हैं। यानी कि बेसिक चीज़ तो वही थी जो मैं पिछले लेक्चर में एक रिज़ल्ट बता चुका हूँ, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज़ इरेशनल, और ये √12 वाली बात हो चुकी है। अब हम लोग इसमें ये करेंगे और इसके बाद एक जनरल रिज़ल्ट प्रूव करेंगे, और इंशाल्लाह उसके बाद हम लोग लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे जल्दी जल्दी। तो अब यहाँ पर ये चीज़, अच्छा अब ये चीज़ और ये चीज़, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। इसका मतलब है कि 3 रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इस चीज़ का मतलब है कि पावर 1/3 उस चीज़ की जो अंदर इसके अंदर लिखी होगी उसकी पावर 1/3 आएगी। ठीक है। तो इस चीज़ में फ़र्क आप लोग रखिएगा। अच्छा चलें, अब आप लोगों का टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग अपनी असल चीज़ पर चलते हैं। अब ये चीज़ मेरा बताने का मकसद ये था कि ये अगली लाइन लिखी हुई है, √12 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। वो परफेक्ट स्क्वायर इस वजह से नहीं है क्योंकि पहली बात कि वो इर्रेशनल है। अब इरेशनल क्यों है, देखें, मैंने इरेशनैलिटी से परफेक्ट स्क्वायर नॉट वाली बात क्यों की, देखें, अगर आप इसका दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं, मैं आप लोगों को चले परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर की भी डेफिनेशन बता देता हूँ। अब एक इक्वेशन लिखी है, a इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर। मैं आपको बोल के वैसे बता दूंगा, प्रॉपर डेफिनेशन मैं नहीं लिखता, तो आप लोगों को वैसे मैं बोल के बता देता हूँ कि हमारे पास फॉर इंटीजर b बिलोंग्स टू, ठीक है, यानी कि हमें अगर कोई एक नंबर है, हमें उसको प्रूव करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो मैथमेटिक्स या यूं कह लें कि ये डिविजिबिलिटी नंबर थ्योरी में भी ये चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग, रियल एनालिसिस में भी पढ़ते हैं। इन ये कंसेप्ट हमें मैथमेटिकली ये कहते हैं कि हमारे पास अगर एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करता है, यानी कि यूं कह लें हम लोगों ने 4 को प्रूव करने की एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके लिए हमें एक ऐसा इंटीजर लाजमी मिलना चाहिए जिसका स्क्वायर लें तो हमें ये आंसर 4 मिल जाए। क्योंकि देखें, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास अगर अब इस बी पे कोई कंडीशन नहीं है, प्लस हो जाए या नेगेटिव हो जाए, बस हमें प्रूव ये करना है, और हमें कोई एक इंटीजर बस फाइंड करना है जो जिसका स्क्वायर ये नंबर बनता हो। तो अब हमारे पास 2 है, इसका स्क्वायर भी बनता है, और हमारे पास -2 भी है, इसका स्क्वायर भी 4 बनता है। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसा इंटीजर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटीजर मिलेगा जिनका स्क्वायर 4 है। तो कम से कम हमें एक इंटीजर
ऐसा मिलना चाहिए जिसका स्केयर वो नंबर होगा, तो वो नंबर तब हम लोग कह सकते हैं परफेक्ट स्केयर है। लेकिन यहाँ 12 के केस में देख लें आप लोग, अब ये है ही इरेशनल। हम दोनों तरफ अगर स्केयर भी लेंगे, हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्केयर लें तो आंसर 4 बन जाता, मतलब 12 बन जाता। देखें, अगर होता ना ऐसा तो फिर रूट 12 कभी भी इरेशनल ना होता। देखें, अब यहाँ पे हम लोग 4 की बात करते हैं, रूट 4। अब 4 एक परफेक्ट स्केयर है तो इसको हम लोग 2 लिखते हैं। अब 2 तो एक रैशनल नंबर है, तो इस वजह से जितने भी ये रूट वाले इरेशनल नंबर्स होते हैं ये कभी भी परफेक्ट स्केयर नहीं होते। अगर ये परफेक्ट स्केयर हो जाएं तो ये रैशनल हो जाएंगे, इरेशनलिटी वाला तो कंसेप्ट ही नहीं रहेगा। तो इस वजह से फिर यहाँ पर इस इरेशनलिटी वाली बात से इसको नॉट परफेक्ट स्केयर कहा गया है। अच्छा, अब यहाँ पर ना इस क्वेश्चन को वो एक और अंदाज में पूछ सकते हैं। वो ये भी पूछ सकते हैं कि प्रूव दैट 12 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्केयर। उसमें भी आपने एग्जैक्टली ये सारा प्रोसीजर करना है और एंड पे ये करके आप लोगों ने क्या देना है कि चूँकि रूट 12 इरेशनल है, जिसकी वजह से हम 12 को ये कह सकते हैं कि एक परफेक्ट स्केयर नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, अब हम लोग अपने दूसरे रिजल्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, मैं आप लोगों को पहले बता गया था कि हम लोगों ने सम और प्रोडक्ट को मतलब प्रूव कर दिया है, लेकिन वो प्रूव करना है अभी। अब हम इसको प्रूव करते हैं। मिनट कैमरा सेट कर लें हम लोग। अच्छा, सेट हो गया। अच्छा, अब ये रिज़ल्ट है, इसको ना दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहले तरीके से ये है कि इफ़ ए इज़ रैशनल एंड बी इज़ इरेशनल। ए कोई भी एक इंटीजर है, बी भी कोई एक इंटीजर है। ए को हम लोगों ने रैशनल कह दिया है, बी को हम लोगों ने इरेशनल कह दिया है। अच्छा, अब कई बुक्स में या कई जगहों पर ना रैशनल को आर कह देते हैं, इरेशनल को एक्स कह देते हैं, या कोई भी नाम हम लोग रख सकते हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों ने बस ये समझना है कि हमारे पास एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। प्रूव क्या करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी इरेशनल है और इन दोनों का सम भी इरेशनल है। यानी कि ये दो में पूछा जा सकता है, ए बी और ए प्लस बी इरेशनल, या सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज़ इरेशनल। ठीक है, अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ बड़ा सिंपल सा, बड़ा सादा सा और बड़ा आसान सा है कि हम लोगों ने सिमिलरली जिस तरह पहले करते आ रहे हैं। देखें, मैथमेटिक्स में जो चीज़ें सीधे देखें ना, हम लोग जिस तरह कहते हैं कि सीधी उंगली से अगर घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए या मोड़ लेनी चाहिए। जिस तरह हम लोग उर्दू में कह लें, मतलब पंजाबी एक्सेंट में कहें तो वो ज़रा और ज़्यादा अच्छा लगेगा, या यूँ कह लें कि मजाकिया सा लगेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि वैसे, मतलब मैं उसका मफ़हूम बताने के लिए कह रहा हूँ कि मतलब अगर इस काम आसानी से ना हो रहा तो हम लोगों को काम के दूसरे टेढ़े तरीके लगाने पड़ते हैं। तो इस वजह से साइंटिस्ट ने ये तरीका निकाला कि कुछ चीज़ प्रूफ्स ऐसे थे जो बिल्कुल ही प्रूफ मतलब करने के कोई लॉजिक नहीं बनती थी। तो उन लोगों ने क्या ये नया तरीका निकाला कि हम उसकी उलट सपोज़ कर लें और हम ये प्रूव कर दें कि जो हमने उल्टा सपोज़ किया वो गलत है, तो हमारे पास जनरल रिज़ल्ट ट्रू हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करते हैं। हम लोगों ने क्या कहा कि हमें गिवन क्या है, ए रैशनल है और बी इरेशनल है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये सपोज़ कर लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ, चूँकि हम पहले प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज़ रैशनल। हम लोगों ने ये सपोज़ कर लिया है कि ए और बी का हम लोगों ने प्रूव करना है इरेशनल। हम लोगों ने उसके उलट सपोज़ कर लिया है कि ये रैशनल है। तो अगर ये रैशनल है प्रोडक्ट, तो हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ पे पी और क्यू, और इधर भी जीसीडी की कंडीशन 1 लगाई है, सिमिलर लॉजिक से जो हम लोग पिछले 2 लेक्चर्स में देख चुके हैं। ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पर एक चीज़ ज़हन में रखनी है, यहाँ पर बी है और ये ए है। अगर आप लोगों को वो नोटेशन चेंज करके भी देता है तो आप लोगों ने ये चीज़ नहीं घबरानी कि हम लोगों ने दोनों में से कौन से को इधर रखेंगे, कौन से को डिवाइड करेंगे। आप लोगों ने इस तरफ इर्रेशनल वाले नंबर को रखना है जो इर्रेशनल होगा, और जो दूसरी तरफ डिवाइड करना है वो रैशनल वाला लेके जाना है। इस वजह फिर आप लोगों का प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। अब चूँकि ए रैशनल था तो हम ए को इधर ले गए डिवीजन में, और बी को इधर ही रखा। अब इसको अलग कर लिया। अब ए चूँकि रैशनल था तो हम लोगों ने इसको एम ओवर एन कह दिया, और इधर भी हम लोगों ने एम और एन की कंडीशन जो लगा दी कि ये जो है वो इन दोनों का जीसीडी 1 है। अब ये लगाया तो ये इधर जाके उलट जाएगा, तो यहाँ पे एम और एन, अब पी एन और क्यू एम आ गया। अब यहाँ पर ये कंडीशन इसलिए लगाई थी कि यहाँ पे आगे इसका यूज़ होगा, मैं आपको इसका यूज़ भी बता देता हूँ। तो अब देखें, ऊपर हम लोगों ने कहा हुआ है पी और क्यू का जीसीडी 1 है, यहाँ पे कहा हुआ है कि एम और एन का जीसीडी 1 है। तो हम लोग जीसीडी का एक रिज़ल्ट है कि अगर हमारे पास इफ़ ए और बी का जीसीडी 1 हो एंड यहाँ पर सी और डी का जीसीडी 1 हो, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन के साथ होता है कि ए सी और बी डी का जीसीडी 1 होगा।
ठीक हो गया। तो इस वजह से हम लोग ये रिज़ल्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो पी और क्यू का जीसीडी 1 है, एन और एन का जीसीडी 1 है, तो इन दोनों का जीसीडी 1 होगा। अब अगर इन दोनों का जीसीडी भी 1 है, ठीक हो गया। और यूँ कह लें कि आप लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में भी, क्योंकि दोनों इंटीजर हैं, इंटीजर का प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा, तो दोनों इंटीजर भी हैं। अब चूँकि देखें यहाँ पर क्यू भी नॉन ज़ीरो था और यहाँ पर एम भी डिवीजन में एम ऊपर आ रहा था, तो यूँ कह लें आप लोग के यहाँ पर एम को भी नॉन ज़ीरो होना पड़ेगा, जिसकी वजह से फिर ये प्रोडक्ट नीचे जो है वो नॉन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से आप लोग यहाँ कह दें कि यहाँ पे कह दें कि सिंस क्यू एम इज़ नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, प्रोडक्ट को नॉट ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो कह दें, तो जिस वजह से हमें ये कन्फर्म हो जाएगा कि दोनों के दोनों नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं। तो क्योंकि दोनों नॉन ज़ीरो नंबर्स का प्रोडक्ट ही नॉन ज़ीरो आ सकता है, तो इस वजह से हम यहाँ पे डायरेक्ट ये कंडीशन लगा सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हम कह सकते हैं पी एन और क्यू एम जो है वो इंटीजर्स हैं, तो और इनका जी सी डी बी 1 है, वो किस लॉजिक से 1 है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इसका मतलब कि बी एक रैशनल नंबर आ जाएगा। बट ठहरें ज़रा, हम लोगों ने सपोज़ क्या किया हुआ है, बी तो इरेशनल है। अब बी इरेशनल है, हमारे प्रूफ से ये आ गया वो रैशनल, तो वहाँ पे उस फैक्ट को, वो जो फैक्ट था कि बी इज़ इरेशनल, जो कि हम लोगों ने थ्योरम में की स्टेटमेंट में कह दिया था, तो यहाँ पे उस फैक्ट के साथ कंट्राडिक्शन आ गई कि हम इन दोनों की जंग होगी जी। जो हमारा प्रोसेस आ रहा था वो कहता है कि बी तो रैशनल है, लेकिन जो हमने सपोज़ किया हुआ था या स्टेटमेंट में था वो कह रहा था इरेशनल है, तो यहाँ पे तो तज़ाद हो गया। तो इस वजह से मैथ में कोई पंचायत तो बैठती नहीं है, तो इस वजह से हम लोग क्या कह देंगे कि इसको सिंपली यूँ कह दें कि कंट्राडिक्शन आ गई। अब कंट्राडिक्शन आ गई तो मैथमेटिक्स में जहाँ भी कंट्राडिक्शन आ गई वहाँ पंचायत तो बैठेगी नहीं कि फ़ैसला होगा कि दोनों फ़रीकों की बात सुनी जाएगी। तो मतलब एक फ़रीक के हक़ में फ़ैसला हो जाएगा जी, जो ताकतवर है उसके हक़ में फ़ैसला हो जाएगा, जो कि अमूमन होता है। मैथ में ये चीज़ नहीं होती। मैथ में जनरल ट्रुथ्स होते हैं कि जहाँ पर कंट्राडिक्शन आ गई वहाँ पे इसका मतलब कि काम ख़राब है, दोनों को लंबा डाल लो और दोनों में एक बारी फैंटी चाड़ो ताकि समझ आ जाए कि गलती किदी है तो किदी नहीं है। ठीक है, चलें ये तो थोड़ी मजाक की बातें होंगी कि हमारे पास बी इज़ रैशनल आ गया है, कंट्राडिक्शन हो गई तो हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। तो इसका मतलब सपोजिशन, मेन सपोजिशन क्या थी कि प्रोडक्ट जो है वो रैशनल है ए और बी का। तो ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो इरेशनल आ जाएगा। अब एडिशन के लिए भी सिमिलर लॉजिक यूज़ होगी, बस ये स्टेप्स में थोड़ी सी हेरा फेरी होगी। अच्छा जी, चलें वैसे शुक्र है कि ये सेकंड लेक्चर ही बन गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी लेक्चर हो जाना था। वो भी तकरीबन पिछला 17 मिनट्स का था और ये भी 17 मिनट्स का हो गया। और अभी हम लोगों ने दो थ्योरम्स करने हैं, मतलब हाफ थ्योरम ये है और हाफ एक ये करना है, तो इस वजह से बेहतर हो गया कि हम लोग इसको अलहदा ही कर लें। तो अब सम के लिए भी मैं इसको जल्दी जल्दी बस बता दूंगा, मतलब स्टेप्स वही होंगे। हम लोगों ने क्या किया कि इसको इरेशनल प्रूव करना था, हम लोगों ने कंट्री लेट कर लिया कि ए प्लस बी जो है वो रैशनल है। इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें पी और क्यू इंटीजर्स होंगे, क्यू नॉन ज़ीरो होगा और इन दोनों का जी सी डी 1 हो जाएगा। अच्छा, जी सी डी को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। उसको आप लोग जिस तरह मैं पहले लिखता आ रहा हूँ, आप लोग इसको यूँ भी लिख सकते हैं, जी सी डी बड़ा लिख लें, ठीक है, या आप लोग जी सी डी यूँ लिख लें या इसको यूँ लिख लें। इसकी डिफरेंट नोटेशंस होती हैं, लेकिन जो फॉरेन ऑथर्स हैं वो इस चीज़ को और इन चीज़ों को मतलब स्पेसिफाई करते हैं। इनको मतलब किसी बुक्स में ये लिखा होता है, कुछ बुक्स में ये लिखा होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इनको पी बाई क्यू कर लिया। अब इसमें भी वही चीज़ याद रखनी है कि इरेशनल को इस साइड पे रखना है, रैशनल को दूसरी साइड पर लेके जाना है। उसमें भी यही किया था, रैशनल को लेके गए थे, वो डिवीजन में चला गया था रूल के मुताबिक। अभी रूल के मुताबिक ये इधर नेगेटिव आ जाएगा। अब ये रैशनल था, इसको एम बाई एन कह दिया। वही सिमिलर रीज़न कि एम और एन का जी सी डी 1 होगा, एन नॉन ज़ीरो होगा और एम और एन इंटीजर्स होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे। अब ये चीज़ आ जाएगी, अब पी भी इंटीजर, एन भी इंटीजर, क्यू भी इंटीजर, एम भी इंटीजर, ऊपर वाला भी इंटीजर, नीचे वाला भी इंटीजर। और इनका जीसीडी भी ऐसे 1 आ सकता है कि आप लोग यूँ कह लें, न चूँकि एम और एन का जीसीडी 1 है और हमारे पास क्यू और पी का जीसीडी 1 है, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकेंगे। इसी तरह हमारे पास ये भी और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो इनका जीसीडी भी आप कह सकते हैं, वरना भी कहें तो इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है।
तो अब यहाँ पे ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, और ये क्यू और एन जो है ये भी नॉन ज़ीरो, क्योंकि क्यू भी नॉन ज़ीरो है और इधर एन भी नॉन ज़ीरो है, तो दो नॉन ज़ीरो नंबर्स का प्रोडक्ट भी नॉन ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर वो रैशनैलिटी वाली कंडीशन पूरी हो रही है, तो बी इज़ रैशनल। यहाँ पे फिर फटा पड़ गया कि हमारे पास प्रोसीजर से ये आ रहा है कि बी रैशनल है, लेकिन हम लोग को तो ये तो पता है कि हम लोगों ने ये सपोज़ ना कहें, आप लोग यूँ कह लें कि हम लोगों ने ये चीज़ मानी हुई है कि बी जो है वो इरेशनल है, तो यहाँ पे फिर कंट्राडिक्शन हो गई, तो यहाँ पे फिर हम लोग कह देंगे कि ए हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। तो यहाँ पे ए प्लस बी जो है, यानी देखें ना, हम लोगों ने जड़ को निकाल के फेंकना है। अब जड़ क्या थी कि ए प्लस बी को हम लोगों ने रैशनल प्रूव किया था, हमने उस जड़ को ही ख़त्म किया, हम लोगों ने ये कह दिया कि वो है ही रैशनल, हमने रोला ही ख़त्म किया, हम लोगों ने कहा कि रैशनल था ही नहीं, जिस वजह से हमारे पास कंट्राडिक्शन आ रही, अब तो इस वजह से इरेशनल हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट रिज़ल्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट रिज़ल्ट, अब देखें हम लोगों ने, पहले मैं दोबारा समरी बयान कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने प्राइम नंबर्स की पर्टिकुलर एग्जांपल्स देखी, उनसे एक पैटर्न बनाया जिससे हम लोगों ने प्राइम नंबर्स की इरेशनलिटी को, यानी प्राइम नंबर्स के जो स्क्वायर रूट हैं उनकी इरेशनलिटी को हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि वो जो है मतलब जनरली प्रूव कर दिया। अच्छा, अब देखें जब भी इरेशनलिटी की बात आएगी ना और स्क्वायर रूट की बात आएगी, वहाँ पे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो आपको ये कह दे, मिसाल है जिस तरह हम लोगों ने 12 के लिए किया, अब पी एक प्राइम नंबर है, वो ये भी पूछ सकता है, मतलब दो तरीके से सवाल पूछ सकता है। पहला तरीका क्या हो सकता है कि स्क्वायर रूट ऑफ पी इज़ इरेशनल। वो ये भी पूछ सकता है कि प्रूव दैट एवरी प्राइम नंबर या एनी प्राइम नंबर कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर वाली क्यों बात की गई है, मैंने आप लोगों को जो 12 का स्क्वायर रूट का लास्ट है वहाँ पर आप लोगों को मैंने ये रीज़न बता दी है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है, अब वो चीज़, वो कंसेप्ट इधर यूज़ होगा कि के हमारे पास क्या है, कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि के इज़ अ नेचुरल नंबर, या यूँ भी कह सकते हैं के इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तीन तरीक़ों से इधर पूछ कह सकता है वो, या आप लिख सकते हैं विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, के इज़ इरेशनल। यानी सबसे पहले हम लोगों ने प्राइम नंबर्स को देखा, फिर हम लोगों ने कंपोजिट नंबर को देखा। अब कंपोजिट नंबर्स के ऊपर ये जनरल थ्योरम है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, देखें अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा फिर तो रैशनल हो जाएगा, क्योंकि वो स्क्वायर रूट जो है वो 2 से कैंसिल होके वहाँ पर वो उसको रैशनल बना देगा। बट 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 साहब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम लोगों ने के जो है वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उस केस में हमारे पास इसको इरेशनल प्रूव करना है। अच्छा, अब इसमें हम कंट्राडिक्टरी सपोज नहीं करेंगे, अब हम लोग केसेस देखेंगे। अच्छा, इसमें दो केसेस बन जाएंगे। पहला केस क्या बनेगा कि अब नंबर्स हैं, जिस तरह आप लोग 12 है उसमें स्केयर फैक्टर है, जिस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 या 4 जो है वो स्केयर नंबर है, एक परफेक्ट स्केयर है, तो वो स्केयर फैक्टर हो जाएगा। अब से इसी तरह हम लोग मिसाल है ले लेते हैं 18 ले लेते हैं, 18 भी एक कंपोजिट नंबर है और 9 जो होगा उसके अंदर वो एक परफेक्ट स्केयर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसी तरह जो है वो स्केयर, अब पहले केस में हम लोग ये ले लेते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर है जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर वाला फैक्टर नहीं रखता, जिस तरह 6 है 2 मल्टीप्लाई बाई 3, जिस तरह आप लोग यूँ कह सकते हैं कि 10 है 2 मल्टीप्लाई बाई 5, जिस तरह 12 है 2 मल्टीप्लाई बाई 6 है, तो इनके अंदर स्क्वायर फैक्टर, लेकिन 12 के अंदर स्क्वायर फैक्टर होगा वो 4 वाली, वो मतलब दूसरे तरीके से लिखें तो वो फैक्टर होगा। यानी किसी भी तरीके से अगर उसके अंदर स्क्वायर फैक्टर नहीं है तो पहला केस वो बनाया। अच्छा, अब इसके भी आगे दो सब केसेस हैं कि के खुद ही अगर प्राइम हो जाए, क्योंकि प्राइम भी मैंने आप लोगों को कहा है कि वो प्राइम फैक्ट यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा के इज़ चूँकि प्राइम है, यानी कि यूँ कह लें कि के चूँकि प्राइम होगा, प्राइम नंबर की पिछले से पिछले हम लोग जो है वो प्रूफ कर चुके हैं जनरली कि प्राइम का स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास यूँ कह लें कि इरेशनल होगा। लेकिन अब दूसरा क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स भी हो सकता है, जिस तरह 6 है, जिस तरह आप लोग यूँ कह लें कि 10 है, जिस तरह आप लोग यूँ कह सकते हैं कि 15 है। ठीक है, यानी ऐसे नंबर जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होंगे, और प्राइम भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, इनमें तो दो दो प्राइम है तो तीन नंबर्स के भी हो सकते हैं प्राइम। तीन नंबर्स के प्राइम को जिस तरह हम लोग ज़रब दे लेते हैं, मिसाल है 2 है 3 है और 5 है, 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30 हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के नंबर जिनमें बस उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें तो वो हर नंबर की हो सकती है। तो इस वजह से ऐसे नंबर्स आप लोग यूँ ले सकते हैं कि जो प्राइम के परफेक्ट, मतलब यानी कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के एतबार से देखना हो,
ठीक है। तो इसका कोई ऐसा इतना इम्पोर्टेंट यूँ कह लें कि ये जो सेकंड इसका सब केस सेकंड बन रहा है, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी चलें आप लोग देख सकते हैं कंसेप्ट बन सकता है। तो अब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे उन प्राइम्स पे अलग-अलग आ जाएगा। अब प्राइम्स पे अलग-अलग आएगा तो हर प्राइम हर जो नंबर होगा, अब जिस तरह हम लोग इधर ही ले लेते हैं। अब 3 नंबर का जब स्क्वायर रूट करेंगे 2 पे भी स्क्वायर रूट, 3 पे भी और 5 पे भी। अब प्रोडक्ट ऑफ इर्रेशनल्स भी इर्रेशनल होगा, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर क्या कह देंगे कि ये एक इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो ये इसकी रीज़न लिखी हुई है कि स्केयर फैक्टर होगा तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इंडिविजुअली इरेशनल्स होंगे। तो उनके जब हम लोग उन प्राइम्स जो इंडिविजुअल प्राइम्स हैं उनके ऊपर स्केयर रूट आएगा इंडिविजुअली इरेशनल, तो उनका एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी इरेशनल बनेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम लोग क्या कह लेते हैं कि इस केस में उन दोनों सब केसेस में ये प्रूव हो गया कि रूट के इरेशनल है, और इसमें जो के है वो क्या है, जिसके अंदर स्केयर फैक्टर नहीं है, पहला केस। अब दूसरा केस क्या है कि उसके अंदर स्केयर फैक्टर होगा, ठीक है। अब स्केयर फैक्टर होगा, हम उसको पी स्केयर कह लेते हैं कि वो एक स्केयर फैक्टर है, जिस तरह 12 है, या जिस तरह आप लोग यूँ कह लें 18 है, या जिस तरह आप लोग यूँ कह लें 24 है, उन सब के अंदर स्केयर फैक्टर्स आते हैं। तो वो स्केयर फैक्टर पी स्केयर है, और क्यू कुछ ना कुछ स्केयर है। जिस तरह 12 में 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो वो जो 3 का रोल है वो क्यू अदा करेगा, और 4 का जो रोल है वो पी स्केयर अदा करेगा। तो इसका मतलब कि एक ऐसा नंबर है। अब जब दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो पी स्केयर से पी कैंसिल, और ये नंबर हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए पी तो रैशनल बन गया क्योंकि एक परफेक्ट स्केयर था, तो ये एक रैशनल हो गया। और यहाँ पर क्यू, अब ये वाला क्यू ऐसा नंबर है जो कि पर स्केयर फैक्टर नहीं रखता। प्राइम भी हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ कि आप लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करनी। आप लोगों ने सिर्फ सिंपली ये देख लेना है कि आया कि जो नंबर लिखा हुआ है क्या ये किसी प्राइम्स को प्रोडक्ट करने से आता है या नहीं आता। अब मैं मिसाल दे देता हूँ आप लोगों को। अब जिस तरह हम 12 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो 2 स्केयर और आ जाती है 3। अब इसमें स्केयर फैक्टर तो ऐड हो गया ना प्राइम फैक्टराइजेशन में भी। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन भी ऐसी लेनी है। अब जिस तरह ये है, अब इसमें कोई भी स्केयर नहीं आ रही टर्म, अब इसमें स्केयर टर्म इंक्लूड हो गई है। तो इस वजह से आप उस कंटेक्स्ट में भी ले सकते हैं। मतलब ऐसे किसी जगह पर भी ये प्रॉपर्टी सब प्रॉपर्टी नहीं करवाई जाती मेरे ज़हन में। चले ये चीज़ आगे से तो मैंने आप लोगों को बता दी। अगर आप लोगों को इसमें कोई इशू आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं इसको भी दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। तो यानी कि हम लोगों ने ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनके अंदर प्राइम्स भी एक दफ़ा आ रहे हैं। अब इसके अंदर प्राइम तो आ रहे हैं, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप लोगों ने कर ली। आप लोगों ने ये बता दिया कि सर जी जो है वो हम लोग तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। आप लोगों ने कहा कि ये है, और इस लेकिन देखें इसके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर ली, लेकिन फिर भी इसके अंदर स्केयर फैक्टर तो आ रहा है। अब 9 आप लोग कर लें या 18 भी कर लें, मैंने 18 की भी बात की। तो 18 में भी आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 2 भी आएगा इसके अंदर। और मतलब अगर हम लोग इसकी 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 9 ज़ार 3 3 ज़ार, तो इसका मतलब 2 इंटू 3 का स्केयर आ जाएगा ये। नहीं, 3 इंटू 1, तो 3 3 ज़ा 9, हाँ। तो इसका मतलब 3 का इसके अंदर भी स्केयर फैक्टर तो आ रहा है। तो इसका मतलब कि ऐसे नंबर जिनके अंदर स्केयर फैक्टर आएगा वो तो अब हम करेंगे ना। अब जो केस 1 था वो ऐसे होंगे चाहे उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर लें, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर भी कोई स्केयर वाली टर्म नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे नंबर्स के लिए केस 1 था। केस 2 क्या आ जाएगा जी। अब ये जो क्यू है, ये वाला क्यू, ये ऐसा नंबर है जिसके अंदर क्यू कोई भी स्केयर फैक्टर नहीं बचा, तभी इसका स्केयर रूट है ना। अगर स्केयर फैक्टर होता तो वो तो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाना था। तो इसका मतलब नहीं कैंसिल हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे फिर स्केयर फैक्टर नहीं है। तो केस 1 के मुताबिक ये वाला जो है ये तो हमारे पास हो गया इरेशनल, ठीक है। और ये रैशनल है, तो हम लोग अभी थ्योरम हाल ही में पढ़ा है कि एक रैशनल हो और एक इर्रेशनल हो तो उनका प्रोडक्ट इर्रेशनल होता है। तो ये प्रोडक्ट इर्रेशनल हो गया, तो ये प्रोडक्ट इसके इक्वल है, तो ये भी इर्रेशनल हो गया। यहाँ से हमारा जनरली प्रूफ हो गया। तो अब हम लोग होप सो, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। और मैं अगेन माजरत चाहता हूँ कि वो कैमरे की थोड़ी मेमोरी का इशू बन गया था, मोबाइल की मेमोरी का। तो इस वजह से वो वीडियो वहीं पे ही स्टॉप हो गई थी, तो मुझे उसका आइडिया नहीं रहा। तो मैंने उस चीज़ को भी, उसमें जो कुछ थोड़ी बहुत मतलब कन्फ्यूजन बन सकती थी एंड पर, तो वो भी मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दी थी। और ये भी थोड़ा लेंथी काफ़ी लेक्चर हो गया। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑर्डर के बारे में और उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, यानी इरेशनैलिटी के बारे में। अब रैशनल नंबर्स के बारे में यहाँ पर आप लोग मुकम्मल हो चुका है। अब हम लोग नए टॉपिक से शुरू करेंगे। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नई उम्मीदों के साथ। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।